तो पिछली क्लास तक जो हमने क्वेरी लैंग्वेजेस की बात की थी बच्चे, वो हमने बात की थी रिलेशनल अलजेब्रा की। तो पिछली क्लासेस में जो हमने बात की थी क्वेरी लैंग्वेजेस की, उसमें हमने बात की थी रिलेशनल अलजेब्रा की। तो अब देखो बेटा, जो रिलेशनल अलजेब्रा जो हमने पढ़ा वो प्रोसीजरल था। कैसा था? प्रोसीजरल। मैंने बताया भी था। प्रोसीजरल का मतलब क्या हुआ? द यूजर इंस्ट्रक्ट द सिस्टम टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। वहां होता क्या है कि जब हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हैं, उस केस में यूजर क्या करता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इंस्ट्रक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको डिजायर रिजल्ट निकलता है, या कहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट कंप्यूट होता है। तो you can see that in case of procedural language, or procedural means the user instructs the system to perform a sequence of operation on the database to compute the desired result. ठीक है? तो मतलब आप क्या करते हो, प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हो तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में आप क्या देते हो, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस देते हो सिस्टम को। ठीक है? मतलब सिस्टम को आप इंस्ट्रक्ट करते हो क्या क्या करना है और उसके बेस पे रिजल्ट निकलता है। ठीक है? अब लेकिन ऐसा भी है बेटा, इट इज पॉसिबल टू हैव अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. In this, the user describes the desired information without giving a specific procedure for obtaining the information. ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो कहना चाहिए क्यूबी हो, या सॉरी क्यूबी बोल रहा हूं, जो क्वेरी लैंग्वेज हो वो आपका नॉन प्रोसीजरल हो। अगर आपका क्वेरी लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल है, इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि अगर नॉन प्रोसीजरल है क्वेरी लैंग्वेज, तो उसमें आपको आप डिस्क्राइब करते हो कि आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, बट without giving a specific procedure for obtaining the information. यहां आप स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं देते हो। ठीक है? तो आज जो बात करने वाले हैं बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल कैलकुलस की। और जो रिलेशनल कैलकुलस है वो आपका नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, जिसमें आप केवल डिस्क्राइब करते हो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को, बट विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर टू द सिस्टम। ओके? इसमें हम रिलेशनल कैलकुलस देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, और टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स की बात करेंगे या सिंपल क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। तो ठीक है, अगर हम रिलेशनल कैलकुलस की बात करें तो रिलेशनल कैलकुलस, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल वे ऑफ क्वेरिंग। ठीक है? या ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है? एंड इंस्टेड ऑफ अलजेब्रा इट यूजेस मैथमेटिकल प्रेडिकेट कैलकुलस। अलजेब्रा की बजाय मैथमेटिकल प्रेडिकेट कैलकुलस यूज करता है। ठीक है? इसमें अगर देखा जाए तो सिंपल डिजायर्ड इंफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन प्रोसीजर की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो, इट हैज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ द क्वेरी विल वर्क और द डेटा विल बी फैच्ड। ओके? तो अगर देखा जाए तो इन रिलेशनल कैलकुलस, a query is expressed as a formula consisting of a number of variable and an expression involving their variable. So there is no mechanism to specify how the formula should be evaluated. तो कैसे? अब हमें पता ही नहीं है कि कौन से मैकेनिज्म से फॉर्मूला इवेल्युएट होगा। तो इट इज अप टू द आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टू ट्रांसफॉर्म देयर क्वेरीज इनटू इक्विवेलेंट और एफिशिएंट procedural queries. So it is possible to specify in relational calculus like any retrieval that can be specified in the relational algebra. Okay, so you can say it uses mathematical predicate calculus. ये क्या यूज करता है? मैथमेटिकल प्रेडिकेट कैलकुलस यूज करता है। ठीक है? अब जो रिलेशनल कैलकुलस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते थे, बट टेक्स इट नेम फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, टर्म इज प्रेडिकेट कैलकुलस। लेकिन बट ऑब्वियसली आप क्या यूज कर रहे हो? सिंबॉलिक लॉजिक यूज कर रहे हो। ठीक है? जिसको आप प्रेडिकेट कैलकुलस में यूज कर रहे हो। सो व्हेन इट इज अप्लाइड टू द डेटाबेस, इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स। जब ये डेटाबेस में अप्लाई होगा तो दो तरीके से यूज हो सकता है। फर्स्ट होता है टपल ओरिएंटेड, दैट इज टपल रिलेशनल कैलकुलस, एंड इट इज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर कॉर्ड इन 1972। दूसरा, अगर वो डोमेन ओरिएंटेड होगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, एंड इट इज प्रपोज्ड बाय लैकोइस इन 1977। ठीक है? तो अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में टपल रिलेशनल कैलकुलस की, कि टपल रिलेशनल कैलकुलस होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो ये प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट कैलकुलस होता क्या है?
प्रिडिकेट को समझते हैं, प्रपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रिडिकेट कैलकुलस, अब प्रिडिकेट इज अ ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन। प्रिडिकेट क्या है? एक ट्रुथ वैल्यू फंक्शन है विथ आर्गुमेंट। प्रिडिकेट क्या होता है? एक फंक्शन है और ट्रुथ वैल्यू क्यों है? क्योंकि फंक्शन से रिटर्न होगा आइदर ट्रू या फॉल्स। तो प्रिडिकेट एक है ट्रुथ वैल्यू फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स। एक आर्गुमेंट हो सकते हैं, दो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू फॉर द आर्गुमेंट, जैसे ही मैं आर्गुमेंट में वैल्यूज पास करूंगा, ठीक है, द फंक्शन yields एन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा। उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे प्रपोजिशन। उस एक्सप्रेशन को हम प्रपोजिशन बोलेंगे, जो कि ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला साहिल इज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, पहले समझते चलो। मैंने बोला साहिल इज अ स्टूडेंट, तो यहां पास क्या है? इज अ स्टूडेंट एक फंक्शन है, ट्रुथ वैल्यू फंक्शन है। ट्रुथ वैल्यू फंक्शन कौन सा है? इज अ स्टूडेंट। ये आपका क्या हो गया? ट्रुथ वैल्यू फंक्शन हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, और आर्गुमेंट क्या हो गया? साहिल हो गया। आर्गुमेंट हो गया साहिल। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, साहिल इज अ स्टूडेंट, इज कॉल्ड प्रपोजिशन। ये है आपका प्रपोजिशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इज अ स्टूडेंट क्या है? इज अ स्टूडेंट क्या है? इसमें फंक्शन है और साहिल आर्गुमेंट है। रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैंने इस फंक्शन में इज अ स्टूडेंट में मैंने आर्गुमेंट पास किया साहिल, तो क्या रिटर्न होगा? साहिल इज अ स्टूडेंट। यस, इट इज अ स्टूडेंट। तो क्या हुआ? रिटर्न क्या किया? ट्रू। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। अगर साहिल स्टूडेंट नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। तो इज अ स्टूडेंट क्या हो गया? फंक्शन हो गया। इज अ स्टूडेंट फंक्शन हो गया और साहिल क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया। जैसे मैंने आर्गुमेंट पास किया तो रिटर्न क्या होगा? ट्रू या फॉल्स होगा। तो इसको हम बोलेंगे प्रपोजिशन। ठीक है, तो यहां बात समझ में आ गई। देखो साहिल ने लिखा यस ट्रू, ठीक है, तो ट्रू हुआ। लेकिन अगर साहिल स्टूडेंट नहीं होता तो फॉल्स आता। वैसे ही मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने लिखा है जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। तो अब आप समझो। और फिर दूसरा लिखा है जॉन वाइट अर्न्स मोर देन एन बीच आर बोथ प्रपोजिशन। क्यों प्रपोजिशन है? बिकॉज यहां पास अगर आप देखो तो इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ, जो इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ है वो क्या है? फंक्शन है। तो पहले केस में जो पहला स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन की बात करें तो इस पहले केस में या फर्स्ट प्रपोजिशन में जो फंक्शन है वो क्या है? इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। ठीक है, with one argument, and the argument is John White. अब John White is a member of staff. If it is true, then ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। दूसरे केस में जॉन वाइट अर्न्स मोर देन एन। अब अगर जॉन वाइट अर्न्स मोर देन, तो यहां देखो अर्न्स मोर देन जो है वो फंक्शन है, और जॉन वाइट और एन बीच जो है वो क्या है आपके? सिंपल सी बात है, आर्गुमेंट्स हैं। ये मुझे समझ में आ गई। तो यहां मुझे बात समझ में आई कि इसमें दो आर्गुमेंट है, जॉन वाइट और एन बीच जो है वो दो आर्गुमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं दो आर्गुमेंट पास करूंगा और जॉन वाइट अगर अर्न्स मोर देन एन होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा बेटा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई मुझे। ठीक है, तो इसीलिए इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ वैल्यू फंक्शन। ट्रूथ वैल्यूड फंक्शन मतलब बिकॉज इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ओके, देन अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो रिलेशनल कैलकुलस दो टाइप का होता है। वन इज टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड अनदर वन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। मैंने पहले ही आपको बताया, इस पर्टिकुलर क्लास में हम टपल रिलेशनल कैलकुलस को डिस्कस करने वाले हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो टपल रिलेशनल कैलकुलस कैसा है? रिलेशनल कैलकुलस का पार्ट है तो बट ऑब्वियस है इन नॉन प्रोसीजरल है। ठीक है, जिसमें आप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स प्रोवाइड नहीं करते हो, ओनली बताते हो मेरे को चाहिए क्या, आप डिजायर्ड इंफॉर्मेशन की बात करते हो। टपल रिलेशनल कैलकुलस को हम टीआरसी भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ टी फॉर टपल, आर फॉर रिलेशनल, सी फॉर कैलकुलस। तो इट इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और इट डिस्क्राइब द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन। ओके, अब करता क्या है? द टपल रिलेशन कैलकुलस इज स्पेसिफाइड टू सेलेक्ट द टपल्स इन अ रिलेशन। एक करता क्या है? टपल सेलेक्ट करेगा या रोज सेलेक्ट करेगा रिलेशन में से। मतलब जो भी रिलेशन होंगे, जो भी आपका रिलेशन होगा, जो भी आपका टपल होगा, ठीक है, जो भी आपका टपल सॉरी जो भी टेबल होगा या रिलेशन होगा,
उसमें से आप क्या करते हो, टपल को सेलेक्ट करोगे टपल रिलेशनल कैलकुलस में, ठीक है। तो द टपल रिलेशनल कैलकुलस इज स्पेसिफाइड टू सेलेक्ट द टपल्स इन अ रिलेशन। इन टीआरसी फिल्टरिंग वेरिएबल यूजेस द टपल ऑफ अ रिलेशन। आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो, फिल्टर वेरिएबल के बेस पे या कंडीशन के बेस पे रिलेशन से फिल्टर करके टपल्स को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में द रिजल्ट ऑफ द रिलेशन कैन हैव वन और मोर टपल्स। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन आप जो रिजल्ट अचीव करोगे उसमें आपके पास एक टपल भी हो सकता है और एक से ज्यादा टपल्स भी हो सकते हैं। अब नोटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो नोटेशंस में अगर आप देखो तो आपको लिखा रहेगा, जैसे आप इसको देखो, अब समझो तो ऐसा होगा, स्मॉल टी भी लिखा हुआ मिलेगा या कैपिटल टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ए बार साइन है, देन उसके बाद पी और ए टी, ठीक है। ऐसा स्मॉल पी टी रहेगा या टी पी टी कैपिटल में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन जनरल आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा जहां स्मॉल टी पी ऑफ टी मिलेगा, बीच में बार होगा टी, और आप देखो फिर मैंने बार दिया है और इसको कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, ये बताता है कि सेट ऑफ टपल्स है, मींस इट इज अ सेट ऑफ ऑल टपल टी। तो टी डिनोट क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल टपल्स, ठीक है। सच दैट दिस पर्टिकुलर प्रिडिकेट, सच दैट द पर्टिकुलर प्रिडिकेट और द कंडीशन, प्रिडिकेट यहां क्या है, कंडीशन P, the condition P or the predicate P is true for all T, yeah sorry, is true for T, all नहीं बोलेंगे, is true for T। फिर से मैं बताता हूं, आप समझो, ये जो स्मॉल टी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अब आप इसको ऐसा आप समझ सकते हो बेटा, ये बार के लेफ्ट हैंड साइड है, इसको LHS बोलो, और ये बार के राइट हैंड साइड है, ठीक है, RHS बात करते हैं, ठीक है। तो एक लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई, राइट हैंड साइड की बात हो गई। तो इस बार के जो आपके लेफ्ट साइड की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड स्मॉल टी या कैपिटल टी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल टपल टी। और ये सेट ऑफ ऑल टपल टी इस तरीके से चूज किया गया है, इस तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि जो कंडीशन पी है वो ट्रू है इस टपल पे, इन टपल्स पे जो यहां टपल दिया गया है, ठीक है। तो मुझे बात समझ में आ गई कि ये जो टी है वो क्या है, set of all tuple T such that the predicate or the condition P is true for T, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे आपका T सेटिस्फाई हो रहा है या ट्रू हो रहा है, ये उन टपल्स की बात हो रही है या उन सेट की बात हो रही है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल टी, वो सेट ऑफ ऑल टपल टी है, और वो सेट ऑफ ऑल टपल टी किस बेसिस पे है बेटा, इन बेसिस पे है कि जिस कंडीशन को यहां टपल ने सेटिस्फाई कर दिया उसके बेस पे सारे के सारे रो आपके आ जाएंगे या सेट ऑफ रोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि जो टी है इट इज द सेट ऑफ ऑल टपल टी, और जो पी है वो कंडीशन है विच इज ट्रू फॉर स्मॉल टी या कैपिटल टी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में मुझे आ गई। आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, टी बार P of T, P is the predicate और कंडीशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, आप जैसे आपने एक फॉर्मूला बोला कि T होगा, देन बार होगा, और क्या कहते हैं, प्रिडिकेट होगा स्मॉल p या कैपिटल P, और फिर यहाँ स्मॉल t या कैपिटल T होगा, जैसा भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आप ऐसा ये वाली क्वेरी फायर करोगे बेटा, मतलब कहना चाहिए इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो यहां ऑल टपल्स आएंगे जो इस प्रेडिकेट को फुलफिल कर रहे होंगे, इस कंडीशन को जो फुलफिल कर रहे होंगे वो सारे के सारे टपल्स आ जाएंगे, अलोंग विथ ऑल एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन, सारे एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप समझिए बच्चे, एक स्टूडेंट टेबल है। अब एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपके पास एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, दूसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम है स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। तो मेरे पास देखो स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट एड्रेस है। ये मुझे बात समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर देखें बेटा तो बात मुझे क्या समझ में आ रही है कि मान लो इसमें 3 रोज है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ठीक है। तो देखो जब मैं यहां टी बोलूंगा, टी ऑफ पीटी, तो क्या होगा, मान लो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल सेकेंड रो था, सपोज दैट कंडीशन सेटिस्फाई केवल सेकेंड रो से हुआ, तो जब मुझे रिजल्ट आएगा
तो मेरे पास टेबल ऐसा आएगा, SID, SNAME, SADDRESS मीन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स और ऑल द कॉलम्स, और जो सेटिस्फाई किया कंडीशन को वो पर्टिकुलर टपल मीन्स मेरे पास रो नंबर 2 आ जाएगा, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि टी के साथ मैं बता दूं एट्रीब्यूट का नाम, टी के साथ एट्रीब्यूट 1 ले लूं या टी के साथ एट्रीब्यूट 2, ऐसे करके मैं टी के साथ जितने मन उतने एट्रीब्यूट्स ले सकता हूं। देन बार और पी ऑफ टी, देन मैंने क्या दिया, बार दिया और मैंने बोला पी ऑफ टी, मैंने ऐसा दिया पी ऑफ टी और एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ आपका जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके बेस पे आपको टपल्स तो चाहिए, रोज तो चाहिए, लेकिन अब कॉलम आपको सिलेक्टेड चाहिए। तो टी डॉट ए वन और टी डॉट ए टू कर दिया आपने तो 2 कॉलम आ जाएंगे, जितने आप कॉलम लिखोगे उतने आ जाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर 3 कॉलम से और तीनों का आप नाम लिख रहे हो, उससे बेटर है आप टी लिख दो तो पूरे के पूरे कॉलम आ जाएंगे, या टी डॉट SID, टी डॉट SNAME और टी डॉट एड्रेस लिख दो। अब अगर मान लो मैं केवल लिखता टी डॉट SID, बार लिखा मैंने और देन लिखा मैंने प्रेडिकेट ऑफ टी, तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ अब केवल एक ही कॉलम आएगा SID वाला। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा SID का कॉलम आएगा और केवल एक टपल आएगा, बिकॉज सेकंड वाला सब आपका जो था वो सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन, ऐसा अगर मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो अब इस केस में आपके पास ऐसा आएगा। तो ध्यान रखना डिफरेंस बस क्या है फॉर्मूले में, कि अगर आप टपल बोलते हो, टी बोलते हो बार के पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो पूरे के पूरे कॉलम आएंगे, रोज केवल वही आएंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपने टी डॉट ए वन प्लस कॉमा टी डॉट ए2 कॉमा टी डॉट ए3 ऐसे लिखते हो तो केवल सिलेक्टेड कॉलम्स आएंगे जितने आपने कॉलम के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां देखो टी डॉट आप लिख सकते हो A1 मतलब एट्रीब्यूट 1 का नाम, या टी और ब्रैकेट में आप A1 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं है, कॉमा और फिर आप लिखते जाओ जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको देने हैं, मतलब डॉट A1 या ब्रैकेट के अंदर A1, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, बड़ा ही इजी लैंग्वेज में अपन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बात समझ में आ गई कि एट्रीब्यूट का नाम देना है तो टी डॉट एट्रीब्यूट का नाम या टी और स्क्वायर ब्रैकेट में एट्रीब्यूट का नाम दोनों ही सेम है। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ बेटा मैथमेटिकल लॉजिक है, बिकॉज आप प्रेडिकेट लॉजिक पे काम कर रहे हो तो प्रेडिकेट सिंबल्स यूज करोगे ना, तो प्रेडिकेट सिंबल्स को आपको जानना जरूरी है। तो देयर आर सम मैथमेटिकल लॉजिक और यू कैन से सम लॉजिकल कनेक्टर्स, आप क्या बोलोगे उनको, कनेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन रिलेशनल कैलकुलस। अब वो कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, हम सॉरी वो कहना चाहिए कनेक्टर्स कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कनेक्टर जो है ये आपको साइन दिख रहा है, जिसको हम इन बोलते हैं या बिलोंग्स टू बोलते हैं, इन या बिलोंग्स टू। इसका मतलब अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू y तो इसका मतलब x इज द पार्ट ऑफ y और x बिलोंग्स टू y। तो अगर मैं इसको सिंपल रिलेशन के टर्म में समझूं, जैसे मैंने बोला x बिलोंग्स टू r रिलेशन, इसका मतलब जो x है वो r का पार्ट है। ठीक है, या x इन r है और x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, हमारे पास कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये कहलाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, अब जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसको एग्जांपल से आगे समझेंगे, मतलब आप समझ लो देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपको जो साइन दिख रहा है अपोजिट ए का, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल जहां भी यूज करना हो तो आप इसको यूज करेंगे। अगर ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहां यूज करेंगे, जहां देयर एग्जिस्ट की बात करेंगे, मतलब देयर इज द चांसेस ऑफ कि कोई कहना चाहिए कोई टपल जो है, कोई रो जो है वो टेबल में है तो देयर एग्जिस्ट, सारे के सारे रो है तो फॉर ऑल बोल देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर अगर हम बात करें तो ये जो साइन यूज होता है इसको हम एंड के लिए यूज करते हैं। एंड अगर यूज करना है तो हम एंड के लिए इस साइन को यूज करेंगे, अपोजिट बी को। फिर इस साइन को हम बोलते हैं और, वी साइन जो दिख रहा है वो और कहलाता है। ठीक है, फिर जो
ए वाला साइन है, इसको हम बोलते हैं नॉट और निगेशन साइन बोलते हैं, नॉट और निगेशन। फिर एक और साइन होता है इंप्लाइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंप्लाइड या इंप्लीकेशन साइन, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन। तो दीज आर द लॉजिकल कनेक्टर्स और यू कैन से मैथमेटिकल लॉजिक सिंबल्स जिसको हम यूज करने वाले हैं रिलेशनल कैलकुलस में, और टीआरसी की हम बात करें तो बट ऑब्वियस है टीआरसी में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देन बात करते हैं प्रेडिकेट कैलकुलस फॉर्मूला की। व्हाट आर प्रेडिकेट कैलकुलस फॉर्मूला? तो प्रेडिकेट कैलकुलस फॉर्मूला में बेटा आपके पास फॉर्मूला जो है वो प्रेडिकेट लॉजिक्स को कहना चाहिए, लॉजिकल कनेक्टर्स को समझाने के तरीके को बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला x जो है अगर बिलोंग करता है y को, इट मींस x इन y और x बिलोंग्स टू y, ठीक है। और ये क्या बताता है कि जो भी रिलेशन है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। सेकंड पॉइंट ये मुझे समझ में आई, ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब सेट ऑफ कॉलम्स। थर्ड मुझे बात ये समझ में आती है, इसमें आपके पास क्वेरी करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे, तो सेट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपको पता है बेटा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फिर मुझे पता है सेट ऑफ कनेक्टिव्स है, सेट ऑफ लॉजिकल कनेक्टर्स, ठीक है, या कनेक्टिव्स आप बोल सकते हो। तो सेट ऑफ कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स कौन से होंगे, एंड होगा, और होगा, निगेशन या नॉट होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, मतलब जैसे x इंप्लाइड y या x इंप्लीकेशन y, तो इसका मतलब हुआ अगर x ट्रू है तो y भी ट्रू होगा, देन y इज ट्रू। इफ x इज ट्रू देन y इज ट्रू, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा मतलब ये हुआ कि नॉट x का मतलब हुआ और y, ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट हुआ। देन सिक्स पॉइंट होता है कि अगर आप देयर एग्जिस्ट की बात करते हो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट टी, टपल टी, ठीक है, और टी जो है वो आर का पार्ट है, टी इन आर, ठीक है, और आपने लगा दिया क्यूटी, क्यूटी क्या होगा, कंडीशन होगा, ये प्रेडिकेट होगा। तो इसको आप क्या कैसे रीड करोगे, रीड कैसे करोगे आप, तो आप बोलोगे इसको कि जो क्यूटी है, क्यूटी क्या है, कंडीशन है, तो देयर एग्जिस्ट अ टपल टी, देयर एग्जिस्ट अ टपल टी इन रिलेशन आर सच दैट द प्रेडिकेट क्यूटी इज ट्रू। इसको रीड करने का तरीका फिर से समझो, देयर एग्जिस्ट अ टपल टी, बिकॉज ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, तो देयर एग्जिस्ट अ टपल टी, और ये क्या कर रहा है, ये वाला रिलेशन, ये क्या बताता है सिंबल, ये बताता है इन या बिलोंग्स टू, तो देयर एग्जिस्ट अ टपल टी इन आर सच दैट द प्रेडिकेट और द कंडीशन क्यूटी इज ट्रू, ठीक है, तो ये सिक्स पॉइंट हो गया। देन सेवन पॉइंट जो प्रेडिकेट कैलकुलस का फॉर्मूला है उसमें हम फॉर ऑल या यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे। जैसे मैं बोला टी, अब मैंने बोला इन आर और क्यू टी, अब यहां भी कंडीशन दिया हुआ है मैंने क्यू टी, तो अब मैं क्या बोलूंगा, क्यू इज ट्रू, क्यू इज ट्रू फॉर ऑल टी, फॉर ऑल टपल टी इन रिलेशन आर, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑल टपल टी इन आर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सीधी सी बात, ऑल टपल टी इन आर सेटिस्फाई दिस कंडीशन। और आप ऐसा बोल सकते हो क्यू इज ट्रू और दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल टपल टी इन रिलेशन आर, या सीधा सीधा अगर आप देखना चाहते हो तो ऑल टपल टी इन रिलेशन आर सेटिस्फाइंग द क्यूटी कंडीशन और द प्रेडिकेट कंडीशन। तो कुछ इस तरीके से हम बात को कहना चाहिए समझ सकते हैं, या प्रेडिकेट कैलकुलस के फॉर्मूले को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मुझे समझ में आ गई। कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो जैसे अगर P1 है और P1 ने P2 को इंप्लाई किया, तो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब होता है नॉट P1 और P2, ठीक है। अगर P1 है एंड P2 है तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि नॉट P1, नॉट P1, ठीक है, और नॉट P2। फिर अगर मैं बोलूं यूनिवर्सल क्वांटिफायर का अगर मैं यूज करता हूं,
यूनिवर्सल क्वांटिफायर में मैंने बोला टी इन रिलेशन आर, और मैंने बोला P1 वो इंप्लाई कर रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, इसको मैं देयर एग्जिस्ट में चेंज कर सकता हूं, देयर एग्जिस्ट टी सच दैट, और देयर एग्जिस्ट टी इन आर विच सेटिस्फाइंग नॉट P1 कंडीशन फॉर टपल टी। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम प्रेडिकेट कैलकुलस की बात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्री एंड बाउंड वेरिएबल की। व्हाट आर फ्री एंड व्हाट आर बाउंड वेरिएबल समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट अगर कोई ए जो है वो प्रेडिकेट फॉर्मूला है, जो ए है वो प्रेडिकेट फॉर्मूला है, सो एन ऑकरेंस ऑफ अ वेरिएबल एक्स in A is a free variable. An occurrence of a variable x in A is a free variable of A if it is not within the scope of any quantifier. समझना मेरी बात को फिर से। सपोज ए इज अ प्रेडिकेट फॉर्मूला, ये क्या है आपका प्रेडिकेट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ए का प्रेडिकेट फॉर्मूला है, ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल एक्स है, वो फ्री वेरिएबल तब कहलाएगा जब वो क्वांटिफायर के स्कोप में ना हो। अब क्वांटिफायर कौन से होते हैं? ये यूनिवर्सल होता है, और ये क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल होता है। तो अगर वो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के स्कोप में नहीं आएगा तो कहलाएगा बेटा फ्री, अदरवाइज कहलाएगा बाउंड। जैसे यहां देखो, मैं एग्जांपल से बताता हूं। यहां मैंने लिखा है ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है y के साथ, और p x ऑफ y। अब देखो y के साथ एग्जिस्टेंशियल लगा हुआ है, y के साथ एग्जिस्टेंशियल लिखा हुआ है। अब देखो यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो x जो है वो आपका कैसा है? फ्री है। और y कैसा है बेटा? नॉट फ्री। y नॉट फ्री है। y क्यों नहीं फ्री है बेटा? रीजन ए है कि y के साथ यहां देखो क्या लगा हुआ है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जिसके साथ भी जो भी क्वांटिफायर के स्कोप में होगा, आइदर यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, तो पक्का है कि वो आपका फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहां x फ्री है, y नॉट फ्री, तो y कैसा होगा? बाउंड वेरिएबल। अब देखो पी एक्स वाई, तो यहां एक्स वाई दोनों ही फ्री हैं। यहां देखो, यहां x के साथ क्या लगा हुआ है? यूनिवर्सल, और y के साथ एग्जिस्टेंशियल। तो नाइदर x नॉर y आर फ्री। ठीक है, फिर से समझाता हूं बेटा, देखो फिर से समझो मेरी बात को। बस इतना समझो, जिसके साथ यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में से कोई भी एक लगा हो, जो इसके स्कोप में हो, वो बाउंड वेरिएबल कहलाता है। जो इसके स्कोप में ना हो वो फ्री वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि देखो पहला एग्जांपल देखो, यहां y के साथ लगा हुआ है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और पी एक्स वाई। ठीक है, अब x जो हो गया वो फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि x के साथ कोई भी क्वांटिफायर नहीं है, ना तो यूनिवर्सल ना तो एग्जिस्टेंशियल, लेकिन y के साथ लगा हुआ था, तो y नॉट फ्री। तो y कैसा हो गया? बाउंड वेरिएबल। ठीक है, फिर अब यहां बात कर रहे हैं पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहां देखो जो एक्स वाई है वो दोनों ही फ्री वेरिएबल है, बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं लगा हुआ है। मतलब कोई भी एक भी लगा हो तो बाउंड होगा। यहां देखो एक्स के साथ लगा हुआ है यूनिवर्सल, वाई के साथ लगा हुआ है एग्जिस्टेंशियल, तो नाइदर एक्स नॉर वाई आर फ्री, दोनों बाउंड वेरिएबल है। ठीक है, फिर यहां देखो एक्स के साथ लगा हुआ है क्या? यूनिवर्सल। ठीक है, फिर पी एक्स, फिर वी क्यू एक्स। ठीक है, तो एक्स यहां पास तो कैसा है? बाउंड है, लेकिन इधर कैसा है? फ्री है। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एक्स इज नॉट फ्री, वाइल द सेकंड ऑकरेंस जो है वो आपका कैसा है? वो आपका फ्री है, लेकिन पहला ऑकरेंस यूनिवर्सल के साथ है तो फ्री नहीं है। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, कि फ्री और बाउंड वेरिएबल कैसे होते हैं। और इन जनरल जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मेरा बोलता है बेटा कि ये जो टपल है, वो टपल के साथ, टपल के बाद लगता है बार, और फिर आप लगाते हो प्रिडिकेट ऑफ टी। ठीक है, तो इसके पहले जो होता है जनरली वो आपका देखना फ्री वेरिएबल होगा, और इसके बाद जनरली हमारे पास बाउंड वेरिएबल होता है। और बाउंड वेरिएबल कौन सा होगा? जिसके साथ
कोई ना कोई क्वांटिफायर लगा होगा, आइदर एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्वेरी करके देखते हैं, समझ में आएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे समझते हैं, ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें आपके पास कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। फर्स्ट नेम में दिया हुआ है अजीत, देन चैतन्य, देन राजीव, देन कार्ल। लास्ट नेम में दिया हुआ है सिंह, सिंह, भाटिया, प्रताप। एज दिया हुआ है 30, 31, 27, 28। ओके, now the question is, you want to query to display the last name of those students where age is greater than 30। आपको ऐसे स्टूडेंट चाहिए, और स्टूडेंट में लास्ट नेम चाहिए, ध्यान रखना, स्टूडेंट को आपको क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जिनका एज जो हो वो ग्रेटर देन 30 हो, ध्यान रखना, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, लास्ट नेम, ध्यान रखो, मुझे चाहिए लास्ट नेम, ठीक है, जिसका एज ग्रेटर देन 30 हो। तो समझो, फॉर्मूला को देखो, बड़ा ही इजी है, समझ में आ जाएगा। आप क्या लिखते हो बेटा, टी देन बार देन प्रेडिकेट लिखते हो, देन प्रेडिकेट लिखते हो। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, एक एक एग्जांपल से आराम से मैं 3 तरीके से सॉल्व करूंगा बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो, तो अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले लिखता हूं, मैं एक क्वेरी लिखूंगा और मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो मैंने पहला क्वेरी लिखा टी, ठीक है, महामृत्युंजय, मैं ना इस क्या कहते हैं, जब पीपीटी कंप्लीट होगा तो तुम्हें डाउट सॉल्व करने का मौका दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, वेट करो, बस 5 मिनट में पीपीटी कंप्लीट हो रहा है, फिर मैं तुम्हें डाउट सॉल्व करने का मौका दूंगा, ठीक है। अब टी ऑफ पीटी है, ठीक है। अब मैं अगर यहां बात करता हूं टी, देन टी के बाद हमने यहां यूज किया बार, ठीक है, टी के बाद मैंने यूज किया बार, और मेरा कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन क्या है, अब समझना, प्रीडिकेट कैसे लिखते हैं। तो प्रीडिकेट में आप टेबल का नाम लिखते हो, पहले तो आप टेबल का नाम लिखोगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट ऑफ टी, ठीक है, ये मैंने टेबल का नाम लिख दिया। टेबल के नाम लिखने के बाद क्यों ऐसा लिखते हो, ये स्टूडेंट टी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, समझना मेरी बात को, समझते चलना बेटा। टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट या टी इन स्टूडेंट, मतलब मैं ऐसे टपल्स की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट में है। मैं किस टपल की बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट टेबल में है। इसका मतलब यही है, इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं, टी इन स्टूडेंट। जो टी इन स्टूडेंट मतलब जो टपल्स है वो स्टूडेंट में ही है, ठीक है। और फिर यहां लगाऊंगा मैं एंड कंडीशन। एंड के लिए मैं क्या लगाता हूं, ऐसा लिखूंगा, ठीक है, एंड कंडीशन। और कंडीशन क्या है बेटा मेरी, जो टपल्स होंगे एज वाले, वो पक्का है कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 30 होने चाहिए, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दो। पहला क्वेरी तो ये हुआ, पहला मतलब इसका जो क्वेरी जिसमें आप डिस्प्ले करना चाहते हो सारी इंफॉर्मेशन, वो आप ऐसे लिख सकते हो, टी स्टूडेंट ऑफ टी एंड टी ऑफ एज। टी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल वही स्टूडेंट के टपल चाहिए जिनका एज ग्रेटर देन 30 हो। लेकिन यहां आपने केवल टी लिखा तो दिक्कत क्या होगा, आपको फर्स्ट नेम भी आएगा, लास्ट नेम भी आएगा और एज भी आएगा, लेकिन जिसका ग्रेटर देन 30 एज वो केवल ये वाला रो होगा, ये पूरा का पूरा रो आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला है, ओनली क्या डिस्प्ले करना है, लास्ट नेम डिस्प्ले करना है। इसलिए देखिए क्वेरी में क्या होगा, टी डॉट लास्ट नेम, मैंने आपको बताया था टी के साथ आप एट्रीब्यूट का नाम दे दो, तो टी डॉट लास्ट नेम, या आप लिख सकते हो टी ब्रैकेट में लास्ट नेम, लास्ट नेम ऐसा भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बार, और बार के बाद आप लिखोगे स्टूडेंट टी, इट मींस टी इन स्टूडेंट, टी इन स्टूडेंट, ये जो टपल है वो स्टूडेंट का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। एंड टी डॉट एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो ये क्या बता रहा है, ये अगर आप सेलेक्ट क्वेरी की बात करो तो ये बता रहा है सेलेक्ट लास्ट नेम, सेलेक्ट लास्ट नेम, इसका मतलब हुआ सेलेक्ट लास्ट नेम। और केवल टी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार, ठीक है। और यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कौन से टेबल से, तो स्टूडेंट टेबल से, और मैं केवल टी लेना चाहता हूं। और एंड कंडीशन, एंड ऐसा लिख दो या ऐसा लिखो, एंड टी डॉट एज ग्रेटर देन 30, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको फिर से आपको देखो, फिर से बताता हूं मैं, फिर से समझना, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टी, ठीक है, उसके बाद है बार, फिर है प्रेडिकेट ऑफ टी, ठीक है। ये आप ऐसा लगाते हो, ठीक है। मुझे मान लो, ठीक है,
मुझे क्या निकालना है, लास्ट नेम निकालना है वो सारे के सारे स्टूडेंट के जिसकी एज ग्रेटर देन 30 है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिख दिया टी, ठीक है, अभी मैंने लिख दिया टी। उसके बाद मुझे क्या करना है, टी का मतलब हो गया सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट स्टार। तो यहां सारे के सारे कॉलम्स आएंगे, मतलब फर्स्ट नेम भी आएगा, लास्ट नेम भी आएगा और एज भी आएगा। उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, किस टेबल से चाहिए, तो स्टूडेंट टेबल से चाहिए, लेकिन मुझे सिलेक्टेड टपल्स चाहिए, तो यहां लिख दूंगा स्टूडेंट टी, ओनली सिलेक्टेड टपल्स फ्रॉम स्टूडेंट टी। ठीक है, कौन से सब टपल चाहिए भाई, तो मैंने एंड लगा दिया। ये जो टपल होना चाहिए वो ऐसे होने चाहिए एज वाले, तो टी डॉट एज, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 30 हो, कंप्लीट। ठीक है, इस स्टूडेंट टी की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट। ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, जो ये टपल्स हैं वो स्टूडेंट के पार्ट है। तो ये स्टूडेंट टी के जगह पे आप टी के साथ लिख सकते हो टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट। तो या तो ऐसा लिखो स्टूडेंट टी, या ऐसा लिखो, दोनों एक ही है। उसके बाद एंड ऑपरेशन लगाओगे और टी डॉट एज ग्रेटर देन 30 लगेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जो सिलेक्शन होगा बेटा, वो सारे के सारे कॉलम्स आएंगे, सारे के सारे कॉलम आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां जो मैंने किया, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, केवल लास्ट नेम चाहिए। तो मैंने आपको बताया था टी डॉट कॉलम नेम या टी ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिख दो। तो या तो आप ऐसा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, या टी डॉट कॉलम नेम लिख दो। उसके बाद फर्स्ट बार देन स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद मैंने क्या किया, यहां लिखा टी, एंड लगाया, या एंड ऐसा यूज कर लो, और टी डॉट ए इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है, जब इसमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो इन द अबव क्वेरी यू कैन सी टू पार्ट सेपरेटेड बाय बार सिंबल। ठीक है, प्रेडिकेट विल बी ऑलवेज बी प्रेडिकेट में जो पहला होगा बेटा वो ऑलवेज बी अ टेबल नेम। ठीक है, द सेकंड पार्ट इज वेयर वी डिफाइन द कंडीशन एंड द फर्स्ट पार्ट वी स्पेसिफाई द फील्ड व्हिच वी वांट टू डिस्प्ले फॉर द सिलेक्टेड टपल। ये मैंने समझ में आ गया। अब तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, बट ऑब्वियस है लास्ट नेम, और लास्ट नेम में केवल सिंह आएगा, बिकॉज अगर आप देखो तो मुझे एज ग्रेटर देन 30 वाला केवल यही रो है, केवल ये वाला रो है। लेकिन मैंने बोला टी डॉट लास्ट नेम, तो केवल लास्ट नेम कॉलम आएगा जिसमें सिंग रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसकी जगह केवल टी लिख दूं तो मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज आएगा, मतलब उसमें चैतन्य, सिंह और 31 आएगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। दूसरे क्वेरी की हम बात करते हैं। अब मुझे क्वेरी करना है टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इज सिंह। अब तो सिंपल हो गया, अब मैंने लिखा टी, ठीक है, ऑल द डिटेल्स। अब ऑल द डिटेल्स मतलब मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए, तो बार के पहले मैं क्या लिख दूंगा, टी, उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट टी एंड टी डॉट लास्ट नेम इक्वल टू सिंह। तो जिसका भी सरनेम सिंह होगा वो सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन अब इस केस में कॉलम सारे के सारे आएंगे। तो देखो सारे कॉलम आ गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और देखो सिंह वाले लास्ट नेम कौन कौन से हैं, अजीत है और चैतन्य है। तो टी लिखने से पूरा कॉलम आता है, और टी डॉट करके आप अगर कॉलम का नाम सेपरेट कॉमा करके दे दो तो केवल जो कॉलम्स दोगे केवल वही आएगा। और कॉलम का नाम देने का तरीका टी डॉट कॉलम नेम या टी के ब्रैकेट में कॉलम नेम, ये तरीका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। अब हाँ, यहां ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग हम देंगे ये पक्का है, ये ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रिंग देंगे वो सिंगल कोट्स में देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू बिना कोट्स के देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बस यहाँ समझाने वाली चीज ये है कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसको हम न्यूमेरिक, इसको हम क्वेरी एग्जांपल से और आगे समझेंगे। यहां अगर मैं देखूं तो यहां मेरे पास एक स्टाफ है जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, रिप्रेजेंट हम किसी से भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ देयर एग्जिस्ट बी है, बी जो है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको रीड करूंगा तो कैसे रीड करूंगा, देयर एग्जिस्ट अ ब्रांच टपल, देयर एग्जिस्ट अ ब्रांच टपल दैट हैज द सेम ब्रांच नंबर एज द ब्रांच नंबर ऑफ द करंट स्टाफ। क्योंकि मैंने यहां कंडीशन क्या लगाया, बी डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू एस डॉट ब्रांच नंबर। तो that has the same branch number as the branch number of the current staff tuple s and it is located in London। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गया, b डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू s डॉट ब्रांच नंबर, मतलब ये बता रहा है सेम ब्रांच नंबर इज द ब्रांच नंबर ऑफ द करंट स्टाफ एंड द सिटी इज लंदन और द एड्रेस इज लंदन और लोकेटेड इन लंदन। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ये अभी मैं क्वेरी के साथ और क्लियर करूंगा। ठीक है, क्वेरी के साथ में वो डिस्कनेक्ट, अगर देखो किसी का डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कल मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक बार फिनिश कर देता हूं बेटा। अब जैसे
यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करें तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में अगर हम बात करें तो यहां देखो ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो मैंने लगाया यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, और मैंने बोला बी, ठीक है, तो फॉर ऑल बी, तो फॉर ऑल ब्रांच टपल जो सिटी है वो पेरिस नहीं होना चाहिए, तो फॉर ऑल ब्रांच टपल द एड्रेस इज नॉट इन पेरिस। यहां से क्या समझ में आया, फॉर ऑल ब्रांच, तो फॉर ऑल ब्रांच टपल के टर्म में हम बोलते हैं है रिलेशन, तो फॉर ऑल ब्रांच टपल जो सिटी होनी चाहिए वो पेरिस नहीं होना चाहिए, या जो एड्रेस होना चाहिए द एड्रेस इज नॉट इन पेरिस। ये मुझे बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां अगर आप देखो इसी को मैंने यहां बताया हुआ एस डॉट एफ नेम एस डॉट एल नेम ऑफ बार के पहले, देखो ये बताया मैंने, तो यहां जो एस जो है बार के पहले वो आपका कैसा है, फ्री वेरिएबल है। इसके बाद हम देखो यहां एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करें तो जनरली हम राइट हैंड साइड में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर या क्वांटिफायर यूज करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फ्री और बाउंड वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि देखो मेरे से पूछा जाएगा, ये मेरे को स्टाफ के एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, स्टाफ टेबल है या स्टाफ रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड पोजीशन, ठीक है। अगर मेरे से बोला जाता है कि लिस्ट द नेम ऑफ ऑल मैनेजर हु अर्न मोर देन 25,000, जो कि 25,000 से ज्यादा अर्न करते हैं, ठीक है, और मैनेजर भी हैं, मुझे सारे के नेम चाहिए, ठीक है। अब नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एस डॉट एफ नेम और एस डॉट एल नेम, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टाफ को यहां एस बताया, एस टपल बताया है, आप यहां टी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहां स्टाफ के साथ यहां जो एस बताया उसको टपल बताया, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं एस डॉट एफ नेम एस डॉट एल नेम। तो बार के पहले मैंने लिखा एस डॉट एफ नेम और एस डॉट एल नेम, तो क्या आएगा, एफ नेम और एल नेम आएगा। अब मैंने बोला स्टाफ एस एंड एस डॉट पोजीशन इक्वल टू मैनेजर, जो पोजीशन है वो मैनेजर है, और एंड एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन 25,000, और जो सैलरी है वो 25,000 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, मतलब पोजीशन मैनेजर है और सैलरी 25,000 से बड़ी है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि जब मेरे को बोला गया कि मुझे मैनेजर भी चाहिए और जो 25,000 से ज्यादा अर्न करता है वो वाले चाहिए, तो मैंने क्या बोल दिया, स्टाफ एस एंड एस डॉट पोजीशन इक्वल टू मैनेजर एंड एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन 25,000। इस स्टाफ एस की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, एस इन स्टाफ, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे बोला जाए फाइंड द लोन नंबर, ब्रांच, अमाउंट ऑफ लोन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 अमाउंट, तो अब तो आपको पूरा का पूरा पूरे एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो सीधा क्या लिख दो, टी, ठीक है, बार, देन आप क्या लिखोगे, अब आपको टेबल का नाम क्या है, लोन, तो लिखोगे लोन टी, ये प्रेडिकेट हुआ, कंडीशन तो बतानी है अभी, एंड जो अमाउंट होना चाहिए वो इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 होना चाहिए, तो एंड अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, हो गया, खत्म, सिंपल। ये देखो मैंने यही काम यहां भी किया हुआ है, ठीक है, तो देखो, तो टी बिलोंग्स टू लोन कर दिया मैंने, ध्यान रखो यार, टी बिलोंग्स टू लोन कर दिया, ठीक है, तो टी इन लोन, या आप इसको लोन और टी कर दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड टी ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। टी ऑफ अमाउंट आप बताओगे ना कि किसके बारे में बात कर रहे हो, तो जो टी ऑफ अमाउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, तो जिसका भी अमाउंट 10,000 से बड़ा या बराबर है उनको फैच कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 10,000 से बड़ा या बराबर है तो एक ये वाला रो आएगा, फिर आपका ये वाला रो आएगा, बाकी कोई भी रो नहीं आएगा, ठीक है। ये भी आएगा बेटा 10,000 से, ये भी बड़ा है, ये भी रो आएगा, ठीक है। देन अब आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इंस्ट्रक्टर एक आपका टेबल है, रिलेशन है, उसमें आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और एड्रेस एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं। अब आपको चाहिए फाइंड द आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी फॉर इंस्ट्रक्टर हुज सैलरी इज ग्रेटर देन $80,000, जिसकी सैलरी, हाँ बेटा हम सेलेक्ट कमांड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, तो यहां हम रिलेशनल कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो हम मैथमेटिकली कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं इसलिए आपको रिलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लो अगर आपको ये आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा टी डॉट आईडी, टी डॉट नेम, टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, टी डॉट सैलरी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं पूरा का पूरा एट्रीब्यूट लेना चाहता हूं, तो मैंने टी लिख दिया, समझते चलना,
फिर मैं आपको क्वेरी का रिजल्ट दिखाऊंगा। मैंने बार लिख दिया, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, टेबल का नाम है इंस्ट्रक्टर, समझते चलना, बिल्कुल बनेगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। मैंने लिख दिया इंस्ट्रक्टर, दो तरीके से बताऊंगा, इंस्ट्रक्टर टी, ठीक है, इंस्ट्रक्टर टी लिख दिया, ठीक है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 8,000 से ऊपर होनी चाहिए, 80,000 इन डॉलर से ग्रेटर होना चाहिए। एंड लगाओ, और टी के साथ अब आप यहां क्या बोलोगे, जो सैलरी है, सैलरी कॉलम, ये देखो ये सैलरी वाला कॉलम, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 80,000, ठीक है, ग्रेटर देन 80,000, ठीक है, यहां कॉमा लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और सॉरी यहां आपका करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, टी इन इंस्ट्रक्टर, टी इन इंस्ट्रक्टर। अब अगर आप देखो तो ये क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल, कंडीशन क्या है, सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000, सिंपल। टी इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि हमें यहां बताना है कि ये कैसा है, टीआरसी का कमांड है जिसमें हम टपल ओरिएंटेड चलते हैं, तो वी ओनली सेलेक्ट दोज टपल्स विच सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000, ये बताने के लिए हम ओनली सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, दोज टपल्स को जो सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है। और ध्यान रखना इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, टी डॉट सैलरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसा। और यहां हम इंस्ट्रक्टर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी इन इंस्ट्रक्टर। तो अब अगर आप देखो, मैं आपको क्वेरी दिखाऊं, तो ये देखो टी इन इंस्ट्रक्टर एंड टी ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। मैंने आपको बताया इसकी जगह आप लिख सकते हो इंस्ट्रक्टर टी, ठीक है, और यहां इसकी जगह लिख सकते हो टी डॉट सैलरी, दोनों एक ही चीज है। अब यहां एक चीज गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कुछ भी निकालना होगा बेटा टी के साथ ही यूज करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नेम भी लगाना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट नेम के साथ टी डॉट लगाना पड़ेगा, कोई भी चीज होगी तो टी डॉट डिपार्टमेंट नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ टी डॉट डिपार्टमेंट नेम लिखना पड़ेगा। एक चीज यहाँ गड़बड़ है, वही मैं बताने वाला हूं, यहां अगर आप टी लिख रहे हो इसका मतलब है सिलेक्ट ऑल, मतलब सारे के सारे कॉलम आ रहे हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट नेम निकालना है तो बट ऑब्वियस है यहां लिखना पड़ेगा टी डॉट डिपार्टमेंट नेम, और वैसे भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मुझे चाहिए आईडी नेम और डिपार्टमेंट नेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी डॉट डिपार्टमेंट नेम, टी डॉट आईडी और कॉमा टी डॉट सैलरी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा बार से पहले, ठीक है, जितने कॉलम चाहिए केवल वही लिखना पड़ेगा। लेकिन बट ऑब्वियस है, अब मुझे लग रहा है कि आपको इतना समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दो क्वेरीज और है। अब देखो, जैसे अब आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में आपके पास नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, एज है, फोन है, सैलरी है और एड्रेस है। अब आपसे बोला जाए फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 एंड लेस देन 8,000, तो टी इन एम्प्लॉय एंड क्या लगाओगे, टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन 5,000 एंड टी ब्रैकेट में सैलरी या टी डॉट सैलरी लेस देन 8,000, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज नेम, एज, सैलरी एंड फोन नंबर हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 7,000, तो अब इसमें क्या लिख सकते हो, टी डॉट नेम कॉमा टी डॉट एज, टी डॉट सैलरी एंड टी डॉट फोन, बार के पहले कर दिया, तो ये सारे के सारे कौन से कॉलम्स आएंगे, केवल नेम वाला कॉलम आएगा, एज वाला कॉलम आएगा, सैलरी वाला कॉलम आएगा और फोन वाला कॉलम आएगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉय टी जो है वो क्या है, टी इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड टी सैलरी ग्रेटर देन 7,000, तो बड़ा ही सिंपल है। अब दो चीजें और हैं, इसको ना मैं कैसा भी बता सकता हूं, ये जो दो क्वेरीज थे, इन क्वेरीज को मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मदद से भी बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा, देखो मैंने लिखा टी जो है, और इसके बाद मैंने यहां लिखा देयर एग्जिस्ट एस की जगह आप टी भी लिख सकते हो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एस इन एम्प्लॉय जिसका जो एस डॉट सैलरी है और टी डॉट सैलरी के बराबर है, और टी डॉट जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 7,000 है, तो आप इसको देयर एग्जिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, या यूनिवर्सल क्वांटिफायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहां देयर एग्जिस्ट बोल रहे हो, यहां फॉर ऑल बोलोगे, लेकिन ये एग्जैक्टली सही है, इसकी गारंटी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां बोल रहे हो कि कुछ टपल्स ऐसे होंगे जिनकी सैलरी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7,000 होगी, और उनको मैं सैलरी में कंसीडर करूंगा, एस डॉट सैलरी इक्वल टू टी डॉट सैलरी। यहां मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं कि सैलरी ग्रेटर देन 7,000 तो है, ठीक है, लेकिन ऑल फॉर ऑल
सारे के सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे, सारे के सारे ऐसे टपल्स होंगे जिनकी सैलरी जो होगी इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो हम देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे देखो अगर मेरे से बोला जाए फाइंड द लोन नंबर, ब्रांच नेम एंड अमाउंट फॉर ऑल लोन्स ऑफ ओवर $1200, ठीक है, तो मैं किस लोन टेबल में जाऊंगा? गया मैं, मुझे चाहिए लोन नंबर, ब्रांच नेम और अमाउंट, तो बट ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली लिख दूंगा टी, सारा का सारा कॉलम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? टेबल का नाम है लोन, तो लोन टी, ठीक है, या टी इन लोन। ठीक है, उसके बाद एंड टी डॉट, जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? 1200 से ऊपर होना चाहिए, तो टी डॉट अमाउंट या टी ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिख दो और ग्रेटर देन 1200 कर दो। सिंपल सिंपल हो गया, क्वेरी कंप्लीट हो गया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये मुझे बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने देखो यहां लिखा हुआ है टी इन लोन लिख दिया एंड अमाउंट ग्रेटर देन 1200। ठीक है, अब यहां देखो एक चीज मिसिंग है, यहां टी डॉट अमाउंट होगा बेटा, टी डॉट अमाउंट। ठीक है, फिर फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच, या टी डॉट अमाउंट ना लिख के केवल टी लिख दो, टी के ब्रैकेट में अमाउंट लिख दो या टी डॉट अमाउंट कर दो। अब फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1200। ठीक है, इसको मैंने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से बताने की कोशिश की, तो सेल्फ जॉइन जैसा ये काम करेगा, ये सेल्फ जॉइन जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्यों? क्योंकि यहां देखो, यहां क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लोन नंबर। मैं अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की मदद ना लूं तो भी देखो इजीली सॉल्व हो सकता है। मैं लिखूंगा टी, टी के बाद मैंने लिखा लोन टी। अब मैं कंडीशन की बात करता हूं। कंडीशन मेरा क्या है समझना। ठीक है, कंडीशन क्या है कि फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन, हर लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर लोन की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? टी डॉट लोन नंबर इक्वल टू एस डॉट लोन नंबर। ठीक है, ये क्या करते हैं हम? ऐसा ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अमाउंट ग्रेटर देन 1200 हो, तो एंड लगा दिया मैंने, टी डॉट अमाउंट को मैं ए लिख रहा हूं अभी, आप अमाउंट लिखना ग्रेटर देन 1200। तो मुझे क्या समझ में बात आ रही है कि जिसका भी अमाउंट ग्रेटर देन 1200 है, ठीक है, उनको आप कंसीडर करोगे। ठीक है, हर लोन के लिए, हर लोन के लिए आप उनको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट बताओ या फॉर ऑल बताओ, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपके पास क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इसको पहले आप कर लेना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। ये देखो, ये मैंने कुछ क्वेरीज दी हुए हैं और आंसर भी दिया हुआ है।